यह कहानी एक गरीब किसान हरिराम की है। केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत पर बातें कर रहे थे। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है। अर्चना: हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर की ओर चलते हैं। अरे अरे, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाऊंगा। ठीक है ना? ले आऊंगा। चलो, अब अगली सुबह हरिराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। हरिराम एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला ही था कि तभी उसने देखा कि झाड़ियों में एक घायल बंदर करहा रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया होगा। बताओ, भला बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओ हो, हरिराम बंदर के पास बैठ गया। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कैसी है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह में तू दर्द से तड़फ रहा है ना, बाप रे, तकलीफ बहुत हो रही होगी। उसी समय वहां एक साधु आ जाता है। कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया हुआ था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और की तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको, ओम, इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगे किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ से कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बातें कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार साधु भगवान ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ तो मैं बंदरों से अब तो अलग हो गया हूँ। क्या करूँगा उन बंदरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूँगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बात करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से गोलू कहकर पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो 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 चलो, घर चलते हैं। अरे ये जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए?
हरिराम पूरी घटना अर्चना को बताते हैं। क्या क्या वास्तव में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। हरिराम ने मेरी जान बचाई है और अब मैं आपका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बन गया हूँ। हाँ अर्चना आश्चर्य में पड़ जाती है। समय बीतने लगता है। गोलू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे गोलू अर्चना के काम में हाथ बटाने लगा। गोलू अब हरिराम का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू हरिराम से बोला, हरिराम अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा क्या, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और क्या क्या मुझे काम मेहनती समझते हो क्या? हम बस डर गए हैं कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो ना जाने वे क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डर गए थे? क्या बताओ? देखो गोलू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो तुम्हें समझ सके। ओ हो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ हरिराम मुस्कुराया और अगले दिन गोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। अब तो हरिराम का सच्चा मददगार बन गया था। हरिराम, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ गोलू की बात इस गांव में धीरे धीरे फैलने लगी थी और यह बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या हरिराम के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए भी सुना है। पहली बार तो मैं डर ही गया था। अरे भैया, तो फिर उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही है जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस हरिराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा हरिराम ये कभी झुका नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। जमींदार बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इससे मिट्टी का कोई खेत नहीं है। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन वह खेत मेरा होगा और हरिराम मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरिराम और गोलू जब खेत से लौट रहे थे तो आंगन में बैठी अर्चना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। अरे अर्चना, क्या हुआ? ये कैसी खांसी? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरिराम, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरिराम ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अर्चना को ध्यान से देखा। हरिराम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। हाँ नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरिराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरिराम घर पर अकेला बैठा हुआ था। ऐसे उदास बैठिए, मैं अपने आप को ठीक हो जाऊंगी, ऐसा मत कहो अर्चना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करेंगे?
जो कुछ था वे सब तो इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे। हरिराम सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिराम, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? हरिराम को यह बात ठीक लगी। उसी समय वह गोलू को साथ लेकर अपने भाई केशव के घर गया। ओह 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 हरिराम, क्यों भाई आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, अर्चना की बीमारी के बारे में तो सब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लगा दिया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रही है, तो मैं तुम्हें कहां से दे दूं? हरिराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए बाहर चला गया। अरे वह झूठ बोल रहा था हरिराम। मैंने उसके चेहरे को देखा था। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ गोलू, पर चलो एक और भाई है, उससे मिलते हैं। चलो अब दोनों बिरजू के घर पहुंचते हैं। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरिराम को देखकर चौंक गया। ओ हरिराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया भैया, मेरी पत्नी अर्चना बहुत बीमार है। थोड़ा सा भी धन नहीं बचा इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं सकता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिली है, बस 2 ही बीघा मिली है। 2 बीघा? अरे निकल जा यहाँ से। अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा। मुंह उठा के चले आया मेरे पास, जा यहाँ से भाग जा। तुम्हारे हरिराम एक भी भाई ने मदद नहीं की। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ मंजूरी। गोलू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? बताओ। अगले दिन हरिराम और गोलू जमींदार की हवेली में पहुंच जाते हैं। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था हरिराम, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। भैया आपने बिल्कुल सही कहा मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसे मुरझाया मुरझाया सा खड़ा है। जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तू इंसान बन गया है। हाँ भैया हरिराम, बताओ बताओ क्यों आए हो? क्या बताएं आपको तो सब पता है। मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया। कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्त सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जो मैं गिरवी रखूं। जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास तो 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएंगे तो जमीन तेरी वरना मेरी। सीधा हिसाब। बोलो भैया। हरिराम सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर किस्मत बहुत बड़ी थी। अरे यह तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर ऐसे तो हरिराम कभी कर्ज से नहीं चुक पाएगा। हे हरिराम, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को यहाँ से ले जा, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। जब से आया है पटर 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 बोले जा रहा है। चुप कर इसे। हरिराम चलो मेरे साथ, यह कर्ज मत लो। चलो गोलू मेरे पास, अब कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो,
मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। हरीराम गोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भीमा गुस्से में खोल रहे थे। मालिक, हरीराम तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा? वह हरीराम गोलू के साथ घर पहुंच गया और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौट कर नहीं आया। हरीराम और अर्चना की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहाँ गया था? हमें लगा कहीं तुम में कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिसने मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बातें बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ गोलू ने वह जड़ी बूटी अर्चना को दे दी। कुछ देर बाद अर्चना की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। अर्चना, बिल्कुल तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तो तू हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी को ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के लिए पैसे अब नहीं बचे। मैं जानता हूँ अर्चना के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो क्या बीज है। उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने कहीं उगाई नहीं होगी और सबसे पहले तुम्हारी फसल तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी है। साधु महाराज ने जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज से डूबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, तू चिंता मत कर, तू मेरा सच्चा मित्र निकला। अब दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले दिन ही हरीराम, गोलू और अर्चना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में हरीराम के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो, हरीराम के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हाँ, हमारी फसल तो कभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल तैयार भी हो गई। और उसकी बीवी अर्चना, जो कि महीनों बीमार पड़ी थी, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद हरीराम की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। हरीराम जो राम नाम बन गया, तो धनवान जो सच्चा था वह हो गया। अब तो वह सभी की मदद करने लगा। बिल्कुल, चलो आज से शुरुआत करते हैं, अपने गांव का बिस्तर और छुटाते हैं। चलो। हरीराम और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। वीरेंद्र, बोलू, रजिया सभी ने अपनी जमीन वापस ले ली। अरे हरीराम भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। जब ये देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी भीमा से बोला, भीमा, तू देख रहा है, ये मालिक हरीराम ने सबके कर्ज चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा नाम दबदबा ही खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक कि करना क्या है। उसके बाद तो
हरिराम की चर्चाएं पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह धीरे धीरे करके सभी आदमियों के कर्ज चुका देता है और इस प्रकार से हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी गरीब हरिराम की कहानी, जिसने एक बंदर ने उसकी सहायता की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।